चला, बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, अगर कोई द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है किसी पाइप से, अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है किसी, किससे, पाइप से, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो नियत रहेगी। दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का जो योग होगा वो नियतांक होगा। हर बिंदु पर, जैसे यहां पर अगर वेग कम होगा तो यहां वेग क्या होगा, अरे जहां पर पतला पाइप होगा वहां वेग क्या होगा, ज्यादा। जहां पर मोटा पाइप होगा वहां वेग क्या होगा, कम। सही है ना। तो गौर फरमाइएगा कि अगर यहां पर, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर दाब ज्यादा होगा, यहां पर दाब कम होगा, दाब क्या होगा, क्योंकि मोटा ना पाइप है, तो दाब कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी कम होगा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा हाइट ज्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। कभी पानी के पाइप से पानी पटाए हो आप, वो जो मुंह होता है पानी के पाइप का, उस पे ऐसे हाथ दे दीजिएगा, तो वेग को घटा दीजिए, त्रिज्या कम कर दीजिएगा, देखिएगा वेग बढ़ जाएगा। ऐसा किए हो कभी, तो हम छुरछुरा आगे बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहते हैं किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा। कुल ऊर्जा क्या होगा, चला, इसके अनुसार, बर्नौली चचा के अनुसार, इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य और अवशयान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह, अब चला प्रवाह दो प्रकार का, एगो धारा रेखीय प्रवाह, एगो विक्षुब्ध प्रवाह। प्रवाह कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, और एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। एगो धारा रेखीय प्रवाह और एगो क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह। तो धारा रेखीय प्रवाह होता है जब सीधे चलता है, ये हो गया धारा रेखीय प्रवाह। और जब टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ये हो गया विक्षुब्ध प्रवाह। सीधा चलेगा तो धारा रेखीय प्रवाह, और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो विक्षुब्ध प्रवाह। बोलो हाँ या ना। सीधा चलेगा धारा रेखीय प्रवाह, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा विक्षुब्ध प्रवाह। सही है। अब धारा रेखीय प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें कोई भी चीज सीधे चलती, जैसे हम सीधे चलेंगे, चला, मेरे पीछे मान लो 5 लोग हैं, हम लोग सब सीधे चलेंगे, जिस रास्ते से हम गुजरे हैं उसी रास्ते से पीछे वाला भी गुजरेगा। अगर विक्षुब्ध प्रवाह होगा तो टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, जिस रास्ते से हम गुजरे उस रास्ते पीछे वाला गुजरेगा। नहीं समझा। अगर हम सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं ऐसे, तो जिस रास्ते से हम गुजरे हैं उसी रास्ते से पीछे वाला भी गुजरेगा। अब विक्षुब्ध यानी टेढ़ा मेढ़ा अगर चलेंगे, जिस रास्ते से हम गुजरेंगे उस रास्ते से पीछे वाला गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। तो कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें पहला कण उसी रास्ते से गुजरेगा जिससे दूसरा कण गुजरेगा। बोलो रे। आप विक्षुब्ध प्रवाह वह प्रवाह है जिससे पहला कण उस रास्ते से नहीं गुजरेगा जिससे दूसरा कण, मतलब एकदम तितर बितर होकर अगर प्रवाहित होगा तो कौन प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह। इसको इंग्लिश में टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और अगर सीधा प्रवाहित हुआ तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। कौन फ्लो कहते हैं, चला। अब कहते हैं चला कि बर्नौली के सिद्धांत, इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय मतलब सीधा कि टेढ़ा, में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दोनों सिरों पर क्या रहती है, इसके दोनों सिरों पर कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत। अगर यहां पर ऊर्जा का मान 150 जूल है, 150 जूल है, तो यहां भी ऊर्जा का मान कितना होगा, 150।
तो ये हम कह सकते हैं कि बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? इस प्रमेय के अनुसार अब देखो चला, ये प्रमेय कहता क्या है? ये प्रमेय कहता है कि एगो बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटे। ये कहता है कि अगर दाब ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। और अगर दाब ऊर्जा घटेगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़े। यही कहता है ये प्रमेय, मेनली इसी का कहना यही है। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो कहते हैं इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब क्या हो जाता है? घटता है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा? तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब का मान बढ़ेगा। मेनली यही है ये प्रमेय, कहता है दाब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। बर्नौली के प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? अब चला वेंचुरी मीटर, देखो इस पर आधारित बहुत सारे यंत्र हैं। जैसे वेंचुरी मीटर द्रव का प्रवाह नापता है। वेंचुरी मीटर क्या नापता है? वेंचुरी मीटर द्रव का प्रवाह नापता है और यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। एगो एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर देखे हो? पानी का फुहारा जो मारता है उसको एटोमाइजर कहते हैं। वह भी किसके सिद्धांत पर आधारित? बर्नौली के प्रमेय पर आधारित। उसको एटोमाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हिंदी में उसको कनित्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कनित्र या एटोमाइजर कहते हैं। वह भी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। कहता देखो वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। यह कनित्र एटोमाइजर, ई है एटोमाइजर, है ना? यह भी किसके सिद्धांत पर आधारित है? पर कनित्र एटोमाइजर, यह भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है। इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकारी मतलब पेंट अगर करते हैं तो वहां भी फुहारा मारते हैं। चित्रकारी में, रंगाई में, इत्र छिड़कने, नाक कान के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। वैक्यूम क्रिएटर फिल्टर पंप में भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो चला एक और भी एग्जांपल क्या क्या है। जैसे तेज आंधी आने पर, क्या आने पर? तेज आंधी आने पर चला घर के छप्पर उड़ जाते हैं। घर के छप्पर क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। काहे उड़ जाते हैं भैया? तेज आंधी जब आएगा तो घर के छप्पर क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। उड़ इसलिए जाएंगे चला कि जब आंधी आएगा तेज से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? गति बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब घटेगा। दाब क्या होगा? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में छत फ्लो कर जाएगा। आप कमानीदार तुला ले लीजिए, तुला समझते हैं? तराजू। कमानीदार तुला ले लीजिए, इसके नीचे चला गमछा हिलाइए जोर जोर से, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घट ना जाएगा? तो दाब घट जाएगा तो ये झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये झुक जाएगा। उसके बाद कहता है रेलवे जब ट्रेन आती है तो पटरियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घटेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में क्या हो जाएगा? खिंचा जाएगा। ये सब बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली के उदाहरण, तेज आंधी आने पर टीन के छत का उड़ जाना, कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर गति ऊर्जा बढ़ता है, उसके कारण दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है क्योंकि गति ऊर्जा के बढ़ने से दाब का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक बात बताओ चला, हमने कहा कि दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा क्या होगा? हम एगो बात तुमको पढ़ाए थे मेरे दोस्त पीछे कि जो जो गहराई बढ़ेगा, जो जो गहराई बढ़ेगा दाब बढ़ेगा कि घटेगा? तो नीचे गहराई सबसे ज्यादा है तो नीचे दाब सबसे ज्यादा, दाब सबसे ज्यादा, गतिज ऊर्जा सबसे कम। दाब सबसे ज्यादा, गतिज ऊर्जा सबसे कम। नहीं समझा? नीचे जाने पर दाब सबसे ज्यादा, गतिज ऊर्जा सबसे कम, इसीलिए तो नीचे की गति ऊर्जा सबसे कम होती है, पानी धीरे धीरे बहता है। ऊपर से नीचे जाओगे गहराई बढ़ेगा। हम बोले थे आपको फॉर्मूला P बराबर रो जी एच। एच क्या है? गहराई। जो जो नीचे जाएगा गहराई बढ़ेगा ना,
और गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा ना, जो जो नीचे जाइएगा गहराई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। गहराई बढ़ेगा और दाब घटे, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, और गति ऊर्जा घटेगा तो शांत रहेगा। जकर गति ऊर्जा कम रहेगा वो धीरे धीरे चलेगा, जकर गति ऊर्जा ज्यादा होगा वो तेजी से चलेगा। बोलो न रे। तो कहते हैं गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जल गहरा होगा वहां द्रव का दाब क्या होगा? अधिक। आप बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहां जल का वेग कम होगा वहां जल क्या होगा? शांत। अब चला अविरलता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अविरलता का सिद्धांत क्या है? चला वही है A1V1 बराबर A2V2। देखो बर्नौली का प्रमेय चला कुछ नहीं है, बर्नौली का प्रमेय कहता है दाब बढ़ेगा ना तो गति ऊर्जा क्या होगा? घटेगा, और दाब जब घटेगा ना तो गति ऊर्जा बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। ये कौन कहता? कौन कहता है? बर्नौली का प्रमेय। किसका प्रमेय चला? किसका प्रमेय? क्या कहता है? दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहेगा? कुल ऊर्जा नियत रहेगा। कुल ऊर्जा क्या रहेगा? चला नियत रहेगा। कुल ऊर्जा क्या रहेगा? कुल ऊर्जा नियत रहेगा। कुल ऊर्जा क्या रहेगा? चला नियत रहेगा। दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा क्या होगा? दाब घटेगा तो गति ऊर्जा क्या होगा? क्लियर है ना? दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा ना। दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा। कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा? नियत। एक बात, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार अगर ट्रेन आती है तो ट्रेन आएगी तो गति बढ़ेगा कि घटेगा? गति बढ़ेगा तो दाब घटेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खिंचा जाएगा। कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाइएगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घटेगा, दाब घटेगा तो क्या होगा? तुला नीचे चल जाएगा, छप्पर उड़ जाते हैं। किसके कारण? बर्नौली के सिद्धांत। आपको कहेगा टीन के छप्पर उड़ जाते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार? बर्नौली का सिद्धांत किस संरक्षण के सिद्धांत पर है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अविरलता का सिद्धांत क्या कहता है? चला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं इसको। ये कहता है चला कि अगर ये क्षेत्रफल A1 और V1 हो और यहां का क्षेत्रफल A2 और V2 हो, यहां का क्षेत्रफल क्या हो? A1 V1 और यहां का क्षेत्रफल क्या हो? A2 V2। तो फॉर्मूला होता है A1 V1 बराबर A2 V2। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? चला A1 V1 बराबर A2 V2। मतलब अगर एकर क्षेत्रफल 3 है और एकर वेग 5 है और एकर क्षेत्रफल 5 है तो एकर वेग 3 होगा। जैसे जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसका वेग कम होगा, जकर क्षेत्रफल कम है ओकर वेग ज्यादा। यहाँ क्षेत्रफल कम है तो एकर वेग ज्यादा हो, एकर क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ वेग कम हो। वही बात हो गया। तो पाइप को ऐसे पकड़ के ऐसे पानी दूर तक भेजना होता है तो क्या करते हैं? उसके क्षेत्रफल को कम करते हैं, और क्षेत्रफल कम करते हैं तो वेग का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सही कि गलत? अविरलता का सिद्धांत, यदि कोई असंपीड्य एवं असंयान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट, देखो इसका अनुप्रस्थ काट अलग है, अनुप्रस्थ काट इसी को कहते हैं। पाइप कितना मोटा है, ये जो इसकी मोटाई का क्षेत्रफल है उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। कौन क्षेत्रफल कहते हैं? कहता है यदि कोई असंपीड्य और असंयान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो, धारा रेखीय मतलब सीधा की गड़बड़, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल क्या होता है? अर्थात इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए भी बराबर कांस्टेंट। ए भी बराबर क्या? क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है। क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल क्या रहता है? समान रहता है। A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 बराबर A4 V4। इसे ही अविरलता का सिद्धांत कहते हैं। अविरलता का सिद्धांत क्या कहता है? चला A इंटू V बराबर कांस्टेंट, अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 वगैरह वगैरह। बोलो रे। अब है क्रांतिक वेग। कौन वेग चला? देखो क्रांतिक वेग क्या होता है, एक बात बताओ, जब वेग कम होगा तो सीधा सीधा बहेगा, और जब वेग ज्यादा होगा तो टेढ़ा मेढ़ा बहेगा। बहुत हाई स्पीड पर अगर कोई चीज बहेगा तो सीधा बहेगा कि टेढ़ा बहेगा? हाँ, तो देखो क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग पर धारा रेखीय प्रवाह और जिससे अधिक वेग पर विक्षुब्ध प्रवाह। क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग पर धारा रेखीय प्रवाह और जिससे ज्यादा वेग पर विक्षुब्ध प्रवाह। नहीं समझा? जैसे इससे इधर गए तो मर गए, इससे इधर गए तो जिंदा हो गए, तो हम हुए क्रांतिक वेग। क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी, क्रिटिकल कंडीशन सुने हो? हम लोग कहते हैं बाप रे हे फलनमा के क्रिटिकल कंडीशन, मतलब अब न तब मर जाएगा, लास्ट स्टेज है, तो मतलब अब न तब घटना घटने वाली है। तो क्रांतिक वेग वह वेग है जिसके बाद भी घटना घट सकती है, जिससे पहले भी घटना घट सकती है, इसलिए इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। कौन वेलोसिटी कहते हैं? वह वेग जिससे कम वेग होने पर धारा रेखीय प्रवाह, मतलब पहला कण उसी रास्ते से गुजरे, दूसरा कण उसी रास्ते से गुजरेगा जिससे पहला गुजरा है। विक्षुब्ध प्रवाह, क्रांतिक वेग से अधिक वेग होने पर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा, अर्थात पहला कण उस रास्ते से नहीं गुजरेगा जिस रास्ते से दूसरा गुजरा, या जिस रास्ते से दूसरा गुजरा है उससे पहला नहीं गुजरा। यह है विक्षुब्ध प्रवाह। कहते हैं क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है, ये वो निश्चित वेग है, एक निश्चित वेग से, ये निश्चित वेग क्रांतिक वेग है, ये निश्चित वेग से कम होता है तो कौन प्रवाह? कौन प्रवाह? एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, अर्थात द्रव के प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरते हैं जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था। बोलन रे। इस निश्चित वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? क्रांतिक। ये कह रहा है कि इधर देखो, ये है क्रांतिक वेग। कौन वेग है? इधर होगा तो धारा रेखीय प्रवाह, बोलो चला, इधर होगा तो विक्षुब्ध प्रवाह। इधर होगा धारा, कहते हैं क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग पर धारा रेखीय प्रवाह हो, अर्थात दूसरा कण उसी रास्ते से गुजरे जिससे पहला कण गुजरा है। बोलन रे। कहते हैं यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है, निश्चित वेग से कम होता है, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, अर्थात द्रव के प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरते हैं जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? क्रांतिक वेग। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है, क्रांतिक वेग से अधिक होता है, यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर के क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा या कैसा जाएगा? भंवरदार। जब विक्षुब्ध हो जाएगा चला तो कैसा होगा? सीधा होगा कि टेढ़ा मेढ़ा होगा? टेढ़ा मेढ़ा या भंवरदार उत्पन्न होता है। अब देखो, अगर द्रव का बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, क्रांतिक वेग से कम होता है मतलब स्ट्रीमलाइन की टर्बुलेंट, धारा रेखीय की विक्षुब्ध, धारा रेखीय ना, तो कहता है तो उसका बहना जो है, जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है। देखो, ये कहने का मतलब ये है कि अगर धारा रेखीय प्रवाह होगा,
मतलब क्रांतिक वेग से कम वेग होगा तो इसका जो बहना है वो श्यानता पर निर्भर करेगा। अगर श्यानता ज्यादा होगा तो मोटा हो जाएगा कि पतला, तो मोटा होगा, धीरे धीरे बहेगा। लेकिन अगर क्रांतिक वेग से अधिक वेग होता है तो इसका जो बहना है ये घनत्व पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? किस पर निर्भर करेगा? अगर क्रांतिक वेग से कम वेग हुआ तो किस पर निर्भर करेगा? श्यानता पर। अगर क्रांतिक वेग से अधिक वेग हुआ तो घनत्व पर। नहीं समझे? क्रांतिक वेग से कम वेग हुआ श्यानता, क्रांतिक वेग से अधिक वेग हुआ किस पर निर्भर करेगा? घनत्व पर। बुझा कि नहीं? अगर क्रांतिक वेग से कम वेग हुआ तो इसका बहना श्यानता पर निर्भर करेगा। जिसका श्यानता ज्यादा होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा, धीरे धीरे बहेगा। अगर क्रांतिक वेग से अधिक वेग हुआ तो इसका बहना घनत्व पर निर्भर करेगा। जकर घनत्व ज्यादा होगा वो धीरे धीरे बहेगा, जकर घनत्व कम होगा फुरफुरा के बह जाएगा। बोलन रे। कहते हैं जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? घनत्व। बट इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक सीमांत वेग कभी चला आप पानी में इसमें सिक्का गिरा के देखिएगा, गिराए हैं आप? चला एगो कांच का ये ले लीजिए और इसमें आप एगो सिक्का गिरा दीजिए, आप देखिएगा कुछ दूर तक पहले सिक्के का वेग बढ़ेगा। वेग क्या होगा? आप बढ़ेगा, उसके बाद जो सिक्के का वेग होगा वो नियत हो जाएगा। और इसी नियत वेग को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। कौन वेग कहते हैं? ये कहता है अगर किसी वस्तु को द्रव या गैस में गिराया जाता है तो पहले उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, और उसके बाद उसका वेग नियत हो जाता है। और उस नियत वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? कौन वेग कहते हैं? आपको कहेगा अगर कोई पैराशूट लगा के कूदता है तो पहले उसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, अब बाद में उसका वेग नियत हो जाएगा। उसी नियत वेग को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। कौन वेग कहते हैं? कौन वेग कहते हैं? सीमांत। नहीं समझे? अगर कोई व्यक्ति पैराशूट लगा के कूदता है तो पहले उसका वेग बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, धीरे धीरे फिर उसका वेग नियत हो जाएगा। हाँ ना ना, वो फिर अलग मामला है। जैसे अगर मान लो कि ये कोई एरोप्लेन से कोई व्यक्ति कूदा तो पहले इसका वेग अगर मान लो 0 मीटर पर सेकेंड था तो फिर इसका वेग हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, अब फिर 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ जाएगा। और ये जो वेग है इसी वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? सीमांत। तो आपको कहेगा बताइए पैराशूट से कूदने अगर एरोप्लेन से पैराशूट लगाकर कोई व्यक्ति कूद जाता है तो वह किस वेग को प्राप्त कर लेगा? किस वेग को? जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरता है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगता है और इस नियत वेग को ही कौन वेग कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। अगर पैराशूट की सहायता से कोई गिरता है, से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। ठीक है। अब चला प्लास्टिसिटी। एक होता है एलास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी। नाम तो सुना ही होगा। एक होता है एलास्टिसिटी और एक होता है प्लास्टिसिटी। एक एलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी। सही है ना? गौर फरमाइएगा। एक होता है इलास्टिसिटी और एक होता है प्लास्टिसिटी। इसका इंग्लिश होता है प्रत्यास्थता। हाँ वही वही। इसका हिंदी होता है सुघट्यपन। क्या होता है? चला, अब जैसे तुम रबर ले लो, रबर को ऐसे खींचो और छोड़ दो, पुनः अपने शेप में आ जाता है। तो चला बहुत कमजोर भी है ना, ध्यान देगा तो सीख जाएगा। लेकिन अब तुम ध्यान नहीं देगा, दिमाग में पहले से थोड़ा एडजस्ट है कि हमरा नहीं बुझाएगा,
फिर कभी नहीं बुझाएगा। पहले से आप एडजस्ट रखे हैं कि हाँ हम बहुत कमजोर आदमी हैं, हमरा से ये सब काम नहीं हो, फिर नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। जैसे आप रबर ले लीजिए, रबर ले लिए, उसको ऐसे खींचिए, पुनः अपने शेप में छोड़ दीजिए, आ जाएगा। तो इलास्टिक हुआ कि प्लास्टिक हुआ? इलास्टिक हुआ। आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी को खींचिए, जिस शेप में खींचिएगा उसी शेप में रह जाएगा, प्लास्टिक है वो। बोलो ना, मोम ले लो, मोम को जिस शेप में डालोगे उसी शेप में रह जाएगा, प्लास्टिक है। स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे पुनः अपने शेप में आ जाएगा, इलास्टिक। आज जो बल लगाकर उसको हम खींचते हैं, उस बल को हम लोग विरूपक बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? जो बल लगाकर हम लोग खींचते हैं उस बल को हम लोग कौन बल कहते हैं? कौन बल कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। जो बल लगाकर हम लोग उसको खींचते हैं उस बल को हम लोग कौन बल कहते हैं? विरूप, डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फॉर्म को डिफॉर्म कर दे उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो अब चला है क्या कि इलास्टिक वह पदार्थ है जिसको आप विरूपक बल लगाकर खींचें, वह पुनः अपने शेप में आ जाता है। उस पदार्थ को हम लोग प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, और यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। सुघट्य प्लास्टिक वह पदार्थ है जिसको हम खींचे और पुनः अपने शेप में नहीं आता है, वह अपने पुराने शेप को धारण कर लेता है, वह क्या कहलाता है? प्लास्टिक कहलाता है। प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया मोम, मिट्टी, ये सब क्या है? प्लास्टिक है। इसका एग्जाम्पल हो गया रबर, स्प्रिंग, ये सब क्या है? प्लास्टिक, इलास्टिक है। अब चला, जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी जो प्रत्यास्थता है वो कठोरता के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता जो है समानुपाती होता है किसके? कठोरता के। प्रत्यास्थता किसके समानुपाती? कठोरता के। कठोरता ज्यादा होगा प्रत्यास्थता ज्यादा होगा, कठोरता कम होगा प्रत्यास्थता कम होगा। नहीं समझे? प्रत्यास्थता ज्यादा होगा तो कठोरता ज्यादा होगा, प्रत्यास्थता कम होगा तो कठोरता कम होगा। देखो बात बताओ, ठोस द्रव और गैस में किसकी प्रत्यास्थता? ठोस द्रव गैस में कौन ज्यादा कठोर है? हाँ, तो ठोस की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा, द्रव की उससे कम, गैस की सबसे कम। बोलो, ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसकी? उससे कम, सबसे कम। क्लियर है? अब कहता है चला क्यों? क्योंकि प्रत्यास्थता समानुपाती किसके होता है? कठोरता के। जो वस्तु जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा हो। अब कहता है भंजन का मतलब होता है टूटना। भंजन का मतलब, तो देखो प्रत्यास्थ पदार्थ वह पदार्थ है जो बिना टूटे अपने शेप को बदले और फिर अपने शेप में आ जाए। टूट जाएगा तो फिर अपने शेप में आएगा? आएगा। तो बिना भंजन यानी बिना टूटे अपने शेप को बदले और छोड़ देने पर वो पुनः अपने शेप में आ जाए, ऐसे पदार्थ को कौन पदार्थ कहेंगे? इलास्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया चला रबर, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज, कांच इत्यादि। कहता है प्लास्टिसिटी, ये चला प्लास्टिसिटी में क्या होगा? ये परमानेंट अपने आकार को धारण कर लेगा कि फिर वापस आ जाएगा? परमानेंट ही अपने आकार को धारण कर लेगा। कहता है प्लास्टिसिटी सुघट्यपन, बिना भंजन मतलब बिना टूटे, बिना भंजन के पदार्थ को विपरीत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्यपन। विपरीत होना मतलब रूप को बदल लेना, फिर अपने शेप में आएगा कि नहीं आएगा? प्लास्टिक का नहीं आएगा। एग्जाम्पल है प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन इत्यादि। ये चला, इसको अगर हम दबा देंगे, दबा के छोड़ देंगे, ये अपने शेप में आ रहा है ना? तो ये इलास्टिक, देखो वहीं रह गया, ये प्लास्टिक है। क्या है ये? जैसे अगर यहीं तक रह गया ना तो ये इलास्टिक है। अगर प्लास्टिक है, अगर इलास्टिक रहता तो पुनः सीधा हो जाता। हो रहा है? कहां हो रहा है? अरे फिर से वो वीडियो चालू हो रहा है। आज छोड़ो ना, एकरा हटा दो। अगर पुनः अपने शेप में आ जाएगा तो इलास्टिक, और नहीं आएगा तो प्लास्टिक। कितना सिंपल तो है। प्रत्यास्थता, जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। सही बात की गलत बात? और जब हटा लिया जाता है, मतलब जब बल को क्या करेंगे? हटा लेंगे यानी छोड़ देंगे,
तो वह वस्तु पुनः उसी आकार में आ जाता है जिस आकार में पहले था। यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। देखो चला, ये क्या है? इलास्टिक है कि प्लास्टिक है? बॉल। बॉल को आप दबा दीजिए, दबा के छोड़ दीजिए, उसी आकार में आ जाएगा। रबर खींच दीजिए, खींच के छोड़ दीजिए, उसी शेप में आ जाएगा। तो सब क्या है? इलास्टिक। ये चला, सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो यही दोनों पूछेगा, रबर और स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक की प्लास्टिक? इलास्टिक की प्लास्टिक। रबर और स्प्रिंग क्या है? चला, इलास्टिक है। रबर और स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक है। क्वार्ट्ज कांच भी इलास्टिक है। अब देखो, कहते हैं यदि वस्तु पर विरूपक बल, विरूपक बल मतलब वह बल जो उसको खींच के नमरा दे, विरूपक बल लगाने के बाद हटा लिया जाता है और वस्तु पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, क्या आ जाता है? तो उसे पूर्ण वस्तु कहते हैं। यदि विरूपक बल लगाकर हटा लेने पर भी वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण सुघट्य अर्थात प्लास्टिक कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं? प्लास्टिक। अब पूर्ण वस्तु का मतलब हो गया इलास्टिक, या उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। चला, अगर खींचे आप पुनः छोड़ दिए तो पुनः अपने शेप में आ गया तो वो बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाएगा, और अगर खींचे आप पुनः अपने शेप में नहीं आया तो बॉडी प्लास्टिक बॉडी कहलाएगा। यही तो मामला है। अब देखो, जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता वो सबसे अधिक। तो क्वार्ट्ज कांच सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। बता, गीली मिट्टी को प्लास्टिक है कि इलास्टिक? गीली मिट्टी को जिस शेप में रखोगे उसी शेप में रह जाएगा। तो गीली मिट्टी, मोम सबसे अधिक क्या है? सुघट्य। अच्छा बताओ, जिसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें इलास्टिसिटी कम होगा, और जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें प्लास्टिसिटी कम होगा। प्रत्यास्था का क्रम है, सबसे अधिक क्वार्ट्ज, फिर हाथी का दांत, फिर रबर की गोली, मोम, गीली मिट्टी इत्यादि। या क्वार्ट्ज, स्टील, हाथी का दांत, रबर की गोली, मोम इत्यादि। सबको रट्टा नहीं मारना है, एक लाइन में जानना है कि जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्था उतनी ज्यादा, अब जो जितना कम कठोर होगा उसकी प्रत्यास्था उतनी कम। अब चला, ध्यान से समझना। हमने आपको पढ़ाया बर्नौली का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? तो बर्नौली का सिद्धांत कौन संरक्षण के सिद्धांत पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दाब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, और दाब घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया वेंचुरी मीटर। कौन एग्जाम्पल? इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया एटोमाइजर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कनित्र। वेंचुरी मीटर, एटोमाइजर, एटोमाइजर को हम लोग क्या कहते हैं? चला, कनित्र। तीसरा एग्जाम्पल हो गया प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने की सलाह दी जाती है? नहीं दी जाती है। गमछा हिलाने पर कमानीदार तुला झुक जाता है कि नहीं झुकता है? गमछा हिलाने पर कमानीदार तुला क्या हो जाता है? झुक जाता है। यही ना कर एग्जाम्पल है। छप्पर जो है आंधी आने पर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। अब देखो, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, और एक हम लोगों ने पढ़ा विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह हो गया सीधा, अब विक्षुब्ध प्रवाह हो गया चला टेढ़ा मेढ़ा। तो धारा रेखीय प्रवाह में पहला कण उसी रास्ते से गुजरेगा जिससे दूसरा गुजरेगा, विक्षुब्ध में चला इधर उधर गुजरेगा। सही है ना? यहीं पर है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग पर धारा रेखीय प्रवाह, जिससे ज्यादा वेग पर विक्षुब्ध प्रवाह। इससे कम वेग पर अगर बहना होगा तो यह श्यानता पर निर्भर करेगा, इससे अधिक वेग पर बहना घनत्व पर निर्भर करेगा। यही ना पढ़े हैं? इससे कम वेग होगा तो श्यानता पर निर्भर करेगा, इससे ज्यादा होगा तो घनत्व। धारा रेखीय प्रवाह वह प्रवाह है जो सीधा बहता है कि टेढ़ा? अब विक्षुब्ध प्रवाह टेढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सीमांत वेग। सीमांत वेग, अगर किसी वस्तु को द्रव में गिराते हैं तो पहले उसका वेग बढ़ेगा और उसके बाद उसका वेग नियत होगा, और इसी नियत वेग को हम लोग कौन वेग कहते हैं? सीमांत वेग। अगर कोई आदमी कूदता है पैरासूट लगा के तो वह किस वेग से नीचे आएगा? सीमांत वेग। एक और हम बोले थे आपको, चला A1 V1 बराबर A2 V2, यानी क्षेत्रफल कम होगा तो वेग ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो वेग ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। ये पढ़ाए हैं? क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वेग कम, क्षेत्रफल कम तो वेग ज्यादा। इलास्टिक बॉडी वह बॉडी है जिसको खींचे पुनः अपने शेप में आ जाएगा,
तो इलास्टिक, खींचे पुनः अपने शेप में नहीं आएगा, प्लास्टिक। स्प्रिंग इलास्टिक है कि प्लास्टिक है? इलास्टिक है। रबर इलास्टिक है। मिट्टी, क्योंकि उसको जैसा शेप दे जाएगा उसी शेप में रह जाए। यही ना पढ़ाए हैं? सूर्य और तारों के उसमें प्लाज्मा अवस्था का, सही है ना? याद है ना? घनत्व तो किसका ज्यादा? ठोस की द्रव की गैस? ठोस का घनत्व तो ज्यादा, द्रव का उससे कम, गैस का सबसे कम, सही है। अब बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।